जो होमवर्क सीरीज हम लोग देख रहे थे, ये आपका बिहार दरोगा का क्रम जो है 28 नंबर का यानी 28वां है। इससे पहले 27 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फायदा मिलेगा। अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, अगर आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये वीडियो जो है आपके लिए कामगार साबित होगा। और इसका जो है कल का जो है होमवर्क जो है ये आपको वीडियो के अंत में दिया जाता है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर दिया जाता है। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर बोडोलैंड की बात करेगा तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। और यहाँ पर बोल रहा है किसके द्वारा किया गया, किसके मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। अच्छा, दिल्ली में जो है और कौन लगा है तो याद रखनी है पुस्तक मेला। पुस्तक मेला भी इस बार कहाँ पर लगा था? तो दिल्ली में लगा था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो बन्नी उत्सव का आयोजन जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया है? याद रखनी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का अगर जगह पूछेगा तो याद रखिएगा कुन्नूर। क्या हो जाएगा? कुन्नूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ये भी कहाँ पर किया गया है? आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। देखिए ये जो सौर गठबंधन है ये जो है किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा ISA एक संस्था है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इसकी बात करिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मात्र एक ही है जो कि भारत में है। और भारत के कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। पूछेगा एक अंतर्राष्ट्रीय जो है इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में है वो कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो है स्थापना कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और ये किस समझौता के तहत कहा गया था? पेरिस समझौता के तहत। किसके द्वारा? पेरिस समझौता के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किए गए है। पहले आपको पता था कि शास्त्रीय भाषा कितने थे? 6 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में जो है 5 इसमें इंक्लूड किया गया है। और वो 5 भाषा कौन कौन है? जैसे आपका एक हो गया गौतम बुद्ध का जो भाषा था पाली। उसके बाद याद रखिएगा प्रकृति भाषा। क्या बोलेंगे? प्रकृति भाषा। ठीक है, प्राकृत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखनी है मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी। उसके बाद याद रखनी है असमिया। क्या बोलेंगे? असमिया हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है बंगाली। ये 5 भाषा का जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी प्रदान किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। वहीं अगर बात करेंगे शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं, तो ये तो आपको पता होगा। ये कौन हो जाएंगे? तेलुगु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तेलुगु हो जाएंगे, तमिल हो जाएंगे। तमिल तेलुगु याद रखिएगा, कन्नड़ हो जाएंगे, कन्नड़ हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? मलयालम। क्या बोलेंगे? मलयालम हो जाएंगे। और आपका कौन हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। और याद रखिएगा ओडिसी हो जाएगा। तो यहाँ से ये भाषा को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन क्रमशः कहाँ पर किया गया है। देखिए ये 21वां की बात करेगा तो 21वां जो है आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। याद रखनी है जबलपुर शहर हो जाएगा। और वहीं 22वां अगर मेला की बात करिएगा, 22वां जो है दिव्य मेला कहाँ पर किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा इतिहास में सिंधु सभ्यता के किस स्थल के अवशेष को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी में शामिल किया गया है, वो कौन हो जाएगा? आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ये राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में? तो याद रखिएगा हरियाणा में। कहाँ पर पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? बड़ा शहर की बात करेगा पूरे विश्व में, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और वहीं अगर भारत का सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा कौन? राखीगढ़ी। कौन हो जाएंगे? राखीगढ़ी हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे भारत में सबसे बड़ा है। और अगर विश्व में पूछेगा तो ये कौन बड़ा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा आपके मन में आता होगा ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1922 में। यही सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल है, याद रखिएगा उसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा का स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और दयाराम साहनी ने इसका खोज
खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। यहाँ पर से ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। यहीं बात करिएगा, आपको जो है कालीबंगा दिया रहता है। कालीबंगा के कहाँ के साक्ष्य मिले? कालीबंगा कहाँ पर है? यहीं पर आपको लोथल मिलेगा। क्या मिलेगा? लोथल मिलेगा। यहीं पर आपको रोपर मिलेगा। क्या मिलेगा? रोपर मिलेगा। यहीं पर आपको याद रखिएगा चनहुद्रो मिलेगा। क्या बोलेंगे? चनहुद्रो मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है साक्ष्य कहाँ में है? कालीबंगा आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। और ये रोपर की बात करिएगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। और चनउद्रो की बात करेगा तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारतीय कला महोत्सव का आयोजन की बात करेगा तो ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया। कहाँ पर? तो लिख लीजिए सिकंदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिकंदराबाद अभी कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखनी है किस राज्य में? तेलंगाना में पड़ेगा। कहाँ पर? तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रामबन अनारदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध पूछ रहा है, तो ये अनारदाना, रामबान अनारदाना जो है कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ये जीआई टैग की बात करेगा तो इसका अधिनियम कब आया था? 1999 का अधिनियम आया था। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में जिसकी उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होता है और उसको जो है लोग यूज करते हैं लेकिन जानते नहीं है, तो उसको जो है जीआई टैग दिया जाता है पर्सनल चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये बात करेगा ये स्टार्ट कब से हुआ? 2010 से देना स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले जो दिया गया किसको दिया गया? तो याद रखनी है दार्जिलिंग चाय को दिया गया। क्या बोलेंगे? दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हाल ही में मनकिडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? मनकिडिया समुदाय को वनों में रहने का निवास का अधिकार दिया गया, ये किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से जनजाति से आपको जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं अभी, जनजाति में याद रखिएगा एक जो हो जाएगा सेम्पेन जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम्पेन जनजाति को एकदम ध्यान दीजिएगा। सेम्पेन जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान निकोबार की जाती है। और 18वीं लोकसभा में जो है यही पूछा जाता है आपको कि 18वीं लोकसभा में जो है वोटिंग देने का अधिकार किस जनजाति को मिला था? सेम्पेन जनजाति को मिला था। ठीक है, चलिए आगे किस सवाल को देखेंगे। ये रिवीजन सीरीज जो है पहले का क्वेश्चन जो होता है उसको एक बार दिया गया है। तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। कहाँ पर किया गया? राजगीर में किया गया। ये सब बोले हैं और किसने के द्वारा? तो याद रखनी है नीतीश कुमार जो है भारत के मुख्यमंत्री जो हैं। पीएम श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना कहाँ से शुरू की गई? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई योजना जो है ये बोल रहा है कि कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के, कल ही हमने आपको बताया है, मध्य प्रदेश का एक जगह हो जाएगा राजा भोज। क्या हो जाएगा? राजा भोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यही दिया गया है। जेड मोड सुरंग कहाँ अवस्थित है? जेड मोड सुरंग आपको पता है कि कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बोलिएगा? जम्मू कश्मीर में। वह सुरंग जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा सेला सुरंग। ये सब हो गया है, आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। संविधान पार्क कहाँ बनाया गया? संविधान पार्क जो है कहाँ पर बनाया गया, ये चीज़ पूछा गया। तो संविधान पार्क की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? महाराष्ट्र में बनाया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हो जाएंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय। सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये जो किसको जोड़ेगा? तो ओखा द्वीप को जोड़ेगा। किससे? याद रखिएगा द्वारका से। किसको जोड़ेगा? द्वारका से जोड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान का जटिल भाग माना है? तो ये भाग 2 को माना है। किसको माना है? भाग 2 को। तो आप फटाफट बताइए कि भाग 2 में किसका चर्चा है? तो नागरिकता का चर्चा है। किसका है? नागरिकता का चर्चा। और नागरिकता का चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बहुत ही जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, ये चीज़ बोला गया। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है उसको जो है भारत का नागरिकता दी जाएगी। 6 में बोला गया जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता दिया जाएगा। 7 में बोला गया है जो व्यक्ति भारत से पहले पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 में दिया जाएगा? याद रखिएगा अगर आपके माता पिता भारतीय हैं और आप बाहर में रह जाएंगे तो आपको नागरिकता दी जाएगी। 9 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा 9 में बोल रहा है अगर 7 वर्ष से अधिक आप कहीं भी रह जाते हैं विदेश में तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या होता है कि आप जो है इसमें बोला गया है आपका नागरिकता बना रहे, इसके लिए जो है आप जो है कभी भी किसी संविधान का उत्क्रमण नहीं करेंगे। 11 में
बोला गया नागरिकता संबंधित सभी कानून जो है कौन बनाएंगे, तो ये संसद बनाएंगे। कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेंगे? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा और इसकी चर्चा संविधान के याद रखिएगा 98 नंबर में किया गया है। अभी जो है आपको बतानी है कि 18वीं लोकसभा चल रहा है, इसमें अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा इसमें अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इसका अध्यक्ष जो अभी हो जाएगा ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। अच्छा, ओम बिरला कहाँ से संसद सदस्य हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान के कोटा के मुंदी से। ठीक है, वही बात करेगा अभी लोकसभा सचिव का। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा उत्पल देव है। क्या बोलेंगे? उत्पल देव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अनुच्छेद 169 के तहत किसकी सिफारिश पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी गई? ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा एक होता है आपका विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल का दो सदन होता है। याद रखिएगा एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा जो है प्रत्येक 28 राज्यों में इसका किया गया है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में। 6 राज्य हम आपको बताएंगे कौन कौन है। तो 6 राज्यों में है, तो इसको जो है गठन की बात करती है। और इसका जो राज्यों का विधान परिषद के गठन की मंजूरी कौन देगा? तो याद रखिएगा ये सिफारिश पर संसद द्वारा विधानसभा के सिफारिश पर। क्या बोलिएगा? राइट आंसर तो हो जाएगा इसका विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर से समझिए जो आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। बात करेगा विधानमंडल की चर्चा कितना में है? तो 168 में है। और याद रखिएगा विधान परिषद विधानसभा की बात करेगा, विधानसभा का सबसे पहले संरचना की बात करेगा तो 171 आर्टिकल में हो जाएगा इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, और अगर विधान परिषद की बात करेगा तो यहाँ पर दो आर्टिकल को याद रखनी है। एक आपको 116 में क्या बोला गया है? इसका प्रावधान, इसके गठन और प्रावधान की बात की गई जो आपका प्रश्न पूछा गया था। और 170 की बात करेगा तो इसकी जो है संरचना के बारे में बताया गया है। ये दोनों प्रश्न जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि विधान परिषद कितने राज्यों में? तो मात्र 6 राज्यों में है। इसमें याद रखनी है सबसे पहले क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है यूपी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तू भी मजा। उसके बाद याद रखनी है मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो इन्हीं 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अधिकार है। तो यह हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ये याद रखिएगा, ये ऐसे 5 मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को है, विदेशी को नहीं है। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 29 नंबर का हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 29 नंबर में। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मौलिक अधिकार है। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 हो जाएगा। और कहाँ से लिया गया है? तो याद रखनी है अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ से आए दिनों सवाल जो अभी आपको ऊपर भी हम बताए, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? मौलिक अधिकार राज्यों की भारत। 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 20 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या है? बला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है? बलाश्रम एवं गारी प्रथा। 24 में क्या है? 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में क्या है? धार्मिक का अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या है? धार्मिक कार्य पर कोई भी धन इकट्ठा करेगा तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है? सरकारी विद्यालय में एक भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी व्यक्ति रहेंगे वो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। और 31 को संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। इसको दे दिया 300 के क में और संविधान के 12 के क में। ठीक है, और बात करिएगा 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। और 33 में क्या है? सेना का जो है थोड़ा सा मूल अधिकार कम करना है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में उपराष्ट्रपति को 2 सदस्य आंग्ल समुदाय के मनोनीत को समाप्त कर दिया? देखिए लोकसभा में पहले जो है राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल समुदाय को बोल सकते हैं, 2 आंग्ल समुदाय व्यक्ति को जो है शामिल करते थे। आंग्ल समुदाय क्या कहते हैं? जिसके याद रखिएगा जब पुर्तगाली भारत
में आया था तो उससे कई महिलाओं से शादी कर लिया था, मतलब बोल सकते हैं कि माता भारतीय हो और पिता जो है उनका विदेशी हो, उन्हीं को आंग्ल समुदाय के लोग कहते हैं। तो इसको जो संविधान में समाप्त कर दिया, तो ये 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया। यहीं पर बात करिएगा 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 130वां और यहाँ पर लिखिए 104वां, और अभी जो है 105वां भी है और 106वां भी हो गया है। तो यहाँ तक संविधान संशोधन आपको एकदम हर कंडीशन में याद रखनी चाहिए। 100वां में क्या है, तो याद रखिएगा भारत बांग्लादेश कॉरिडोर है। क्या हो जाएगा, भारत बांग्लादेश के बीच कॉरिडोर जो है, इसकी चर्चा कहाँ पर लिया गया है, 100वां संविधान संशोधन में। 101 में क्या है, जीएसटी का प्रावधान है। 102 में बात करिएगा तो इसमें है ओबीसी का प्रावधान है, ठीक है, ओबीसी का प्रावधान है। 103 में जाइएगा तो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है। 104 में जाइएगा तो ये तो हो गया आंग्ल समुदाय को समाप्त। और याद रखिएगा एससी एसटी के, याद रखिएगा इसके आरक्षण को जो है 10 साल इंक्रीज किया गया है। 105 में क्या है, तो ओबीसी का महाराष्ट्र में जो ओबीसी है उसको बढ़ावा देने के लिए। और 106 में क्या है, नारी बंधन योजना है। क्या है, नारी बंधन योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। ये किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। यहाँ पर बात आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में है, 280 आर्टिकल में है। सबसे पहले वित्त आयोग की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, केसी नियोगी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, केसी नियोगी हो जाएंगे। और अभी अगर वर्तमान में बात करेगा तो कौन हो जाएगा, लगभग 16वें क्रम के महज हैं। और याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, अरविंद पनघड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरविंद पनघड़िया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हीलियम, ऑर्गन आदि अक्रिय गैस की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तल का निर्माण होता है, ये चीज पूछा गया है। तो किस तल का निर्माण होता है, तो याद रखनी है फ्लोरीन तत्व का निर्माण होता है। किसका, फ्लोरीन। और फ्लोरीन गैस याद रखिएगा इसका जो है हमेशा जो है ये सबसे अधिक ऑक्सीकरण वाले नंबर होते हैं। और ये किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है। जैसे कार्बन का अप्रूफ कई सारे होते हैं, जैसे याद रखिएगा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, और याद रखिएगा कोयला भी है। तो ये सबको एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पीतल मिश्र धातु में तांबा और जिंक का प्रतिशत क्रम लिखिए। तो याद रखनी है, आप सबने देखा होगा, पिताजी कई बार कितना लोगों ने बताया। तो प से हो जाएगा पीतल, क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। और त से हो जाएगा तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा। और ज से हो जाएगा जिंक। और तांबा का कितना है, 70%, और जिंक का कितना है, 30%। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 एवं 30%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो प्रकलन समिति की बात करेगा, प्रकलन समिति की गठन की बात कियागा, यहाँ पर 1950 में इसका गठन किया गया था। और किसकी सिफारिश पर, तो याद रखनी है जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर बात करेंगे प्रकलन समिति। प्रकलन समिति याद रखिएगा, प्रकलन समिति जो है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और 30 का 30 सदस्य जो है लोकसभा से होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके मित्र के रूप में कौन कौन काम करता है, तो लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति होता है, एक होता है सरकार उपक्रम समिति। ये भी याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य और उपक्रम समिति में भी कुल 22 सदस्य। इसमें जो है 15 सदस्य, याद रखिएगा कितना से होता है, 15 सदस्य जो है लोकसभा से, और 7 सदस्य की बात करेगा तो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूएनएफसीसीसी द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है, किस एक पहल की शुरुआत की गई है, ये चीज़ पूछा गया। ये पहल हो जाएगा आपका जापान में स्टार्ट किया गया था। और याद रखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रारंभ कब से हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 से हुआ था। कब हुआ था, 2005 से हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की सवाल की देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार को पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या बोलेंगे, 1800 चार्टर का अधिनियम। और इसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था थी कि याद रखिएगा शिक्षा के लिए जो है, शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाना था। ये इसमें बात की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। न्यूटन के गति का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। तो यह हो जाएगा तृतीयक गति नियम। क्या बोलेंगे, तृतीय गति नियम। और न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। पहला नियम इनका क्या बोलता है, तो याद रखिएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखिएगा। तो इसमें जो भी व्यक्ति अगर विरामावस्था में है वस्तु
विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, या कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो। और इस नियम से क्या निकलती है, बल की परिभाषा। क्या बोलेंगे, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरे नियम में क्या बोला गया, याद रखिएगा, दूसरे नियम से हमको F बराबर m ए फार्मूला का प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत दिया गया। और तीसरे में बात करिएगा तो याद रखिएगा गति को जो है, याद रखिएगा, बोल सकते हैं विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो है किसमें बात किया गया है, तीसरा नियम में। और इसमें जो है दोनों बल के बीच में संबंध या विस्थापन जो भी बोल सकते हैं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण किस ग्रह के चारों ओर अतिशीलता मिथेन का बादल छाया हुआ रहता है? तो ये किस में रहता है, वरुण में रहता है। किस में रहता है, वरुण ग्रह में रहता है। और वरुण को याद रखिएगा लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, तो वरुण को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला गया है। सूर्य के सतह और कलंक का कुल तापमान क्रमशः कितना होता है। देखिए पूरे सौर की बात करेगा तो ये तो होता है 6 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ कलंक, कलंक का मतलब हुआ ये सूर्य है, उसमें जो धब्बा लगा है इसी को कलंक बोला जाता है। और कलंक की बात करेगा तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैडमियम युक्त जल प्रदूषण में कौन सा रोग होता है, तो याद रखनी है इटाई इटाई रोग होता है। क्या बोलेंगे, इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है कि याद रखिएगा पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, आपको पूछा जाएगा तांबा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, आपको पूछा जाता है नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अब देखिए पारा की अधिकता से कौन होगा, मिनी माता रोग होगा। क्या बोलेंगे, मिनी माता रोग। तांबा की अधिकता से कौन होता है, विल्सन रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से क्या बोलिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन है जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये चीज़ पूछा गया। तो इसमें कौन-कौन से हो जाएँगे, तो एक तो पहले अंडमान निकोबार हो जाएँगे, उसके बाद याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। एक याद रखिएगा आपका चंडीगढ़ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और एक आपका यहाँ पर छूट रहा है, उसको याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये एक दमन एवं दीप हो जाएगा। दमन एवं दीप एवं बोल सकते हैं नागर हवेली जो है इसी में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन 1956 से पूर्व भारत राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, ये चीज पूछा गया। तो राज्य पुनर्गठन 1956 से पूर्व जो है भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, तो याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। एक था आपका ब्रिटिश क्षेत्र, दूसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, याद रखिएगा। और तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा बोल सकते हैं यूटी वाला देश। और पचमा की बात करेगा तो एक अंडमान निकोबार उसमें अलग से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा। देखिए भारतीय संविधान को जो है वकीलों का सर किसने कहा था, तो इसका नाम था आयकर। क्या बोलिएगा, आयकर। और कुछ नाम था आयकर जो है, याद रखिएगा जेनिंग्स नाम था। क्या बोलेंगे, आयकर जेनिंग्स इनका पूरा नाम था। तो ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन की बात करेगा तो ये कब किया गया था, 2004 में किया गया था। कब किया गया था, 2004 में। और किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा एमएस, बोल सकते हैं एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। इधर स्वामीनाथन को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के जनक भी बोलते हैं। हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। और अभी हाल ही में इसको 2024 का क्या मिला है, भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। कई बार हमने बता दिया है भारत रत्न। अभी वर्तमान में कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, 5 व्यक्ति को मिला। आपको पांचों व्यक्ति का नाम टाइप करनी है। ठीक है, चलिए किस तिथि को सन 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी। क्या बोलेंगे, 26 जनवरी को, 26 जनवरी से मनाने का लिया। और ये किस कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल लिखिएगा। संविधान सभा का गठन किसके योजना पर तैयार किया गया, गठन किया गया, ये चीज पूछ सकता है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा याद रखिएगा कब किया गया था, तो जुलाई, बोल सकते हैं जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन की बात करिएगा, यहाँ पर कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य हुए थे। उसको याद करने का ट्रिक है काल, स्टेपर्ट क्रिप्स, एलेक्जेंडर और पैथविक लॉरेंस। पैथविक लॉरेंस याद रखिएगा भारतीय सचिव के पद पर था, इसीलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शासक के समकालीन थे? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी का। क्या बोलिएगा? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सिकंदर लोदी के साथ साथ यहाँ पर अकबर भी लेके चल सकते हैं, अकबर में कुछ भी इसका भाग था। संत कबीर का कई सारे रचना है, जैसे आपका हो जाएगा बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा रत्नावली हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा दोहावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोहावली हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा अनुपमा वली हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से इसके कई बार पूछे गए बीजक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य विधान परिषद में कुल सीटों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद की बात करेगा तो इसमें जो है कितने होते हैं? 1/3 होते हैं, फिर 1/3 होते हैं, फिर 1/6 होते हैं, फिर 1/12 सदस्य, फिर 1/12 सदस्य। ये जो 5 क्षेत्रों से इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें देख लीजिए 1/3 सदस्य जो है कहाँ से आता है? पंचायत से आता है। फिर 1/3 सदस्य कहाँ से आता है? विधानसभा से आता है। 1/6 सदस्य कहाँ से आता है? राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है। और 1/12 सदस्य जो है याद रखिएगा, ये स्नातक पास जितने भी व्यक्ति रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, 3 साल पूरा हो गया वो, और ये जो है शिक्षक द्वारा इसमें मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल पूछ रहा है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण मलेरिया नामक बीमारी होता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये जो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव होता है खुद, और एक होता है आपका मच्छर। क्या बोलेंगे? मच्छर। मानव जो है प्रधान पोषक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और मच्छर की बात करेगा तो ये जो है वाहक के रूप में काम करता है। और ये इसमें कौन सा मच्छर? तो मादा एनेफिज मच्छर। क्या बोलेगा? मादा एनेफिलीज मच्छर को इसमें जो है वाहक होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मलेरिया का जो है उपचार हम लोग कहाँ पर करते हैं? उपचार इसका औषधि के रूप में करते हैं, और किसके छाल से? तो कुनैन के छाल से। क्या बोलेंगे? कुनैन के छाल से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, मौर्य समाज का राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। कहाँ का था? अवंती का राजपाल था। अशोक से कई सारे चीज प्राप्त हुए हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अशोक ने याद रखिएगा अभिलेख जारी किया। क्या करेंगे? अभिलेख जारी किया। और कुल कितने अभिलेख जारी किए? 14 अभिलेख। एक याद रखिएगा मास्की अभिलेख है, और एक याद रखिएगा गुर्जरा अभिलेख है, ठीक है। और एक याद रखनी है नेट्टूर अभिलेख है। और ये सभी अभिलेख में अशोक का नाम ही अशोक डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक है भाबरू अभिलेख। क्या बोलेंगे? भाबरू अभिलेख। भाबरी अभिलेख से जो है अशोक का नाम सम्राट के रूप में मिलता है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुनों के आक्रमण का उल्लेख किस स्तंभ लेख में किया गया तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये भिस्त्री स्तंभ लेख में किया गया। किसमें किया गया? भित्री स्तंभ लेख में किया गया है, याद रखनी है अभिलेख में। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्कंद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? स्कंद गुप्त के द्वारा। और सबसे अधिक जो है हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को औपचारिक रूप से प्रदान किया? देखिए लंगर प्रथा को जो है अस्थाई बनाया किसके द्वारा? स्टार्ट किसने किया? गुरु नानक ने। अस्थाई किसने बनाया? तो गुरु अंगद के द्वारा। लेकिन औपचारिक रूप से प्रदान किया गया ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गुरु अमरदास के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा, ठीक है। और गुरु अमरदास कौन से गुरु थे? तीसरे क्रम के गुरु थे। और 10 सिख गुरु के 10 गुरु हुए, और इसमें सबसे लेटेस्ट जो सबसे लास्ट वाला हुआ वो कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह हुआ। कौन बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने है याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना किया था। और खालसा पंथ के साथ साथ पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो 371 का ए में शामिल किया गया। किसमें? 371 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी धन विधेयक में आय और व्यय दोनों आता है। आय और व्यय जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं धन विधेयक है, न कि वित्त विधेयक। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है। वित्त विधेयक में आएगा कौन? तो याद रखिएगा सिर्फ आय आएगा। तो आय जो है एक प्रकार का धन विधेयक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहां से प्रस्तुत किया गया था? पाकिस्तान कब किया गया था? तो 1940 में, याद रखिएगा। और कहां से प्रस्तुत किया था? तो लाहौर से किया था। किसने किया था? और ये भी पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों से त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उदार दिवस कब मनाते हैं, यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, ये चीज पूछा गया। तो मुक्ति दिवस जो ये बनाया है, याद रखिएगा, ये हम बोल सकते हैं मुक्ति दिवस की बात करेगा तो ये कब मनाया है, ये चीज पूछा गया। लगभग 1940-39 में मनाया था, तो ये चीज ध्यान देनी है। जब जो है कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, तब जो है ये उस दिन जो है मुस्लिम दिवस के रूप में मनाए थे, मुक्ति दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा था, तो आगा खां पैलेस में। क्या बोलेंगे? आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 को कांग्रेस सरकार द्वारा कब अस्वीकार किया गया, तो ये 1940 में आया और 1940 में ही इसको अस्वीकार कर लिया, तो 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करना था, मतलब कि गतिरोध को हल करना था। किस भारत में बोल रहे हैं, स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है गतिरोध उत्पन्न करना था, तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना को लेकर। क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन योजना को लेकर इसमें बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। 6 सितंबर 1943 को जापानी प्रमुख ताजों ने की प्रमुख ताजों की घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। ये द्वीप कौन से थे? ये तो हो जाएगा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? लक्ष्मीबाई। क्या बोलेंगे? लक्ष्मीबाई हो जाएगा, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहाँ से किया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में मिले, महाराष्ट्र के वर्धा के बोल सकते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान से, ये पूरा नाम है। तो यहाँ पर से जो भी आपको मिले, तीनों में तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? वेस्टर्न चर्चिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेस्टर्न चर्चिल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी ने जो है गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या बोलेंगे? अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? वेस्टर्न चर्चिल ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में ही देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया गया है? ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद। ये तो गलत हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट आंसर है। अनअपी इंडिया किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करेगा तो इसका लिखा गया है, बोल सकते हैं इनका जो है, बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक ही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए के युद्ध बंदियों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली मुकदमा। क्या बोलेंगे? दिल्ली मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसी को लाल किला मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 2 सितंबर को किया गया था। और किसके द्वारा? तो बोलिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको जो है किया गया था। तो ये चीज आपको एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर पूरा लिख लीजिए, 2 सितंबर 1946 को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? सभापति की बात करेगा तो उस समय कौन हो जाएंगे? तो ये आपको दूसरा जो राष्ट्रपति था, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 2026 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, तो कौन से वर्ष भारत की पहली जनगणना हुई थी? पहली जनगणना तो 1878 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2026 में 16वीं बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 1881 से लिया गया है। और 1881 का जनगणना किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा, उस समय वायसराय था। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं नियमित जनगणना था। और ये 1878 में जो पहली जनगणना लाया गया था, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। सन 2000 को जनगणना नीति के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्वायत्त लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2045 तक। कब रखा गया है? 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या की महाविभाजन का वर्ष? महाविभाजन पूछेगा तो ये हो जाएगा 1951। क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। महाविभाजन की बात करेगा तो ये 2011 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है।
चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में किस राज्य की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है? तो अन्य राज्यों की तुलना में किस राज्य, ये सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस आयु वर्ग के से ये उससे अधिक व्यक्ति को किसी भाषा में समझ और लिख पढ़ के उसे साक्षर माना जाएगा? तो ये 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक कोई भी बच्चा है वो जो है लिख पढ़ सकता है अपनी भाषा में, तो उसको साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। किसके द्वारा? अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोल सकते हैं चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेगा? तो ये 148 के द्वारा। 148 में भारत का एक बोल सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक का कार्यकाल पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पर अधिनियम बात कर रहा है, तो अधिनियम हो जाएगा 1858 का अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1858 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस देश से अधिकृत किया गया है? तो अधिनियम द्वारा आया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट कौन परीक्षण करता है? परीक्षण की बात करेगा तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या बोलेंगे? लोक लेखा समिति हो जाएगा। ठीक है, और इसके मित्र के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था परंतु मुस्लिम संघ द्वारा स्वीकार किया गया? ये चीज पूछा गया। तो कौन सा आंदोलन सुधार था? तो ये याद रखिएगा कौन हो जाएगा, आपको ध्यान देनी है यहाँ पर से हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये कब आया था? 1940 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान किसे कहा जाता है? भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग के संबंध में सही कथन कौन सा है? कोई भी मंत्री सदन में कैग के प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। कैग के वेतन और भत्ते संचित निधि पर होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा व शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सेवा और शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो याद रखिएगा संसद करेगा। कौन करेगा? संसद इसका करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किससे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और अभी बता देंगे वर्तमान में जो है आपका भारत का कैग कौन है? तो याद रखिएगा संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दादरी पशु मेला की बात करेगा तो ये बलिया में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि कब प्रस्तुत किया जाएगा, तो याद रखिए कब किया जाता है। कार्तिक माह एक होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व की बात करेगा तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तो हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द्वीप पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो द्वीप पर्यटन महोत्सव की बात करेगा तो कहाँ पर मनाया जाएगा? अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा मेला हिंदू और मुस्लिम एकता प्रतीक है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नौचंडी मेला। क्या बोलेंगे? नौचंडी मेला हो जाएगा। और नौचंडी मेला कहाँ पर होता है? मेरठ में होता है। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। और ये जो है कल आपका होमवर्क है, होमवर्क को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 371 से 80 पेज क्वेश्चन बैंक पर क्या ना करंट अफेयर यहाँ पर याद रखनी है। परीक्षा मंथन बुक पर क्या ना, नहीं तो हम यहाँ तो आपको बताएंगे ही। और कल बायोलॉजी है, तो पादप और मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय, विद्युत पर क्या आना है? इलेक्ट्रिसिटी और धातु और उनके यौगिक। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ज्ञान बिंदु का, उससे जो है आपको क्या पर क्या आना है? ये इकोनॉमिक्स पर क्या आना। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।